आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। और ये जो चैप्टर है मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, सबसे बेसिक चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसको ध्यान से मतलब पढ़ते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, ठीक। तो इससे पहले ये समझ लेते हैं कि डिजिट्स क्या होते हैं। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है, इंग्लिश नंबर सिस्टम, इसमें 10 डिजिट हैं, 10 डिजिट्स हैं। और ये सारे डिजिट्स जो है सिम्बल्स होते हैं, जिनकी मदद से हम लोग नंबर बनाते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3 ऐसे करके 9 तक। ये सारे जो सिंबल्स हैं इन्हीं को हम लोग डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। 10 डिजिट्स होते हैं, यही सारे डिजिट्स मिलके नंबर्स बनाते हैं। तो नंबर क्या है? नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, ठीक। नंबर क्या है? डिजिट से मिलकर बनता है, ठीक। डिजिट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजिट्स यूज होते हैं, तो और भी यूज होते हैं, जैसे सिंबल्स यूज होते हैं, प्लस माइनस, ठीक। -1.1 लिख दिया तो ये एक नंबर है, इसमें माइनस सिंबल यूज हो रहा है। डॉट भी यूज करते हैं डेसिमल डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और और भी कुछ सिंबल्स हैं, जैसे ई यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अगर कोई चीज़ लिखते हैं हम लोग तो ई यूज कर रहे हैं, ये एक साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर लिखा गया। तो वैसे ही मतलब हम लोग बहुत सारे सिंबल्स और भी यूज करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। पर लेकिन जो सबसे जो बेसिक सिंबल्स हैं, जिनसे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये सारे डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम जानना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नंबर के जो कॉमन टाइप्स हैं, तो उनको पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। इनका बेसिक डिफिनेशन यही होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये जाते रहेगा, ठीक। इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी है, ये कोई नंबर नहीं है, लेकिन मतलब इन्फिनिटी को हम लोग एक सिंबल के तौर पे यूज करते हैं, जो ना खत्म होने वाले किसी भी चीज के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग कभी रीच नहीं कर सकते। तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है। तो नेचुरल नंबर का जो बेसिक डिफिनेशन यही है कि नेचुरल नंबर में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और 1 के बाद वाले नंबर भी नेचुरल नंबर्स में ही आते हैं, ठीक है। तो अब बाद वाले इसको और हम लोग स्पेसिफिक बाद में पढ़ेंगे कि बाद वाले नंबर्स में सिर्फ इंटीजर्स की बात हो रही है, बाकी सारे डेसिमल नंबर्स की बात नहीं हो रही है। तो नेचुरल नंबर में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 1। अब इंटीजर क्या है, इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक। आगे हम इसी वीडियो में इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि नेचुरल नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है 1। अब जो दूसरे प्रकार का जो नंबर है वो है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, ठीक। तो होल नंबर जो है वो भी मतलब नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, बस उसमें जीरो को भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो मतलब क्या कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये भी इनफिनाइट तक जाते रहेगा, ठीक। ये कभी खत्म नहीं होता है आगे में, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1, 2, 3। बेसिकली ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और इसमें हम लोग जीरो को भी ऐड कर दिए तो पूरा जो सेट बन गया ये होल नंबर का सेट बन गया। तो बात करते हैं तीसरे टाइप के नंबर की, जो है इवन नंबर। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो ये इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो जिनको दो डिवाइड कर सकता है। दो डिवाइड कर सकता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब दो से डिवाइड होता है, व्हेन डिवाइडेड बाई 2, ठीक। जब दो से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या आता है? फिर रिमाइंडर जीरो के बराबर आता है। तो इवन नंबर वही नंबर होते हैं जो दो से कम्प्लीटली डिविजिबल है। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आता है? डिवीजन के बाद जीरो आता है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर जो जीरो प्रोड्यूस करते हैं, रिमाइंडर, जब दो से डिवाइड होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इवन नंबर्स होते क्या हैं। वैसे है बहुत आसान, लेकिन एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 22, ठीक। इसको दो से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना है? जीरो है। तो 22 क्या है? इवन नंबर है। वैसे ही एग्जाम्पल लेते हैं 108, ठीक। इसको भी दो से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, फिर 4 बार में। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे भी जो रिमाइंडर है ये भी जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या है? 108 भी जो है ये भी एक इवन नंबर है, 22 भी है, एक भी इवन नंबर। अब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो इवन नंबर नहीं है, ठीक है। तो जैसे 37 का एग्जाम्पल लिया, दो से डिवाइड करते हैं, ठीक। तो ये कितना है? रिमाइंडर 1 है। रिमाइंडर अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर कितना है? 1 है। 1 क्या है? जीरो के बराबर है? नहीं है ना। तो ये भी जो है ये इवन नंबर नहीं है। तो ये इवन नंबर नहीं है क्योंकि इसको दो से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आ रहा है, जीरो के बराबर जो नहीं है। तो
वैसे ही मतलब इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 छोड़ जाते हैं। अब बात करते हैं अगले टाइप ऑफ नंबर्स की, जो कि है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? ये मतलब अपोजिट होता है, इवन का अपोजिट होता है, अपोजिट टू इवन। इसमें क्या होता है कि 2 से डिवाइड करने के बाद एंड डिवाइडेड बाई 2, तो जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं होता है। तो जब 2 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 नहीं होता है। तो उस ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं? ऑड नंबर्स करते हैं। कुछ एग्जाम्पल अब देखते हैं इसमें। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं 23, ठीक। इसको चेक करते हैं इवन है कि ऑड। जो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 2 आएगा, 0 हो गया 3, फिर 1 बार में 2 आएगा, 1 आ गया। रिमाइंडर 0 है क्या? नहीं है। तो इसका रिमाइंडर कितना है? 1 है, जो 0 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा नंबर हुआ? ये ऑड नंबर हुआ। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर की डिफिनीशन से क्या हुआ कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 नहीं छोड़ता, उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर के केस में रिमाइंडर हमेशा 1 ही आता है, ठीक। ऐसे नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं उनको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। ऐसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये 1097, ठीक। 2 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में 10 चला गया, 9, 4 बार में 8 आ गया, 1 7, ठीक। और ये भी 8 बार में चला गया, रिमाइंडर कितना है? 1। तो ये भी एक ऑड नंबर है। ऐसे ही मतलब सारे नंबर को हम 2 में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि कौन इवन है, कौन ऑड है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 24 का, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना है? 0 है। तो रिमाइंडर 0 है तो ये क्या इवन है कि ऑड है? ऑफ कोर्स इवन है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, ऑड नहीं है ये। तो इवन और ऑड का मतलब हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं अगले टाइप के नंबर। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स जो है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर है। ये आगे मतलब मैथमेटिक्स में काफ़ी यूज होते रहता है, प्राइम, नॉन प्राइम, ये सब। तो हम लोग बात करते हैं और ये बहुत स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं। तो आखिर ये होते क्या है, ठीक। पहले सबसे पहले इनका डिफिनीशन चेक करते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो इसके पहले हम लोग ये जानते हैं फैक्टर क्या होते हैं, ठीक। व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर का मतलब ये है कि और कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, ठीक, कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, वो नंबर अगले नंबर को जिसको डिवाइड करे उसका वो फैक्टर हो। एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे जैसे 6 है, ठीक। जैसे 6 है, तो 6 मतलब 6 किसको किसको किससे किससे डिवाइड होता है? 6 डिवाइड होता है 1 से, ठीक। 1 से डिवाइड होता है, 1 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में 6 चला जाएगा, 0 होगा। तो रिमाइंडर कितना है? 0। इसका मतलब 6 को 1 कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हैं। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब यही होता है कि रिमाइंडर 0 छोड़ना, ठीक। तो 6 को 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 2 को भी 6 से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 3 बार में 6, रिमाइंडर कितना है? 0। 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड करता है, ठीक। 3 को भी देख लेते हैं, 2 बार में 6, 0 रिमाइंडर आ गया। वैसे ही 4 डिवाइड करें कि नहीं, 4 को देखते हैं। 4 और 6 को जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में 4 आया, ठीक। यहाँ पे 2 आया रिमाइंडर। ये 0 के बराबर है क्या? नहीं है, आगे डिवाइड होगा भी नहीं। इसीलिए जो 4 है 6 को डिवाइड नहीं करता है। वैसे ही 5 से चेक करते हैं, क्या 5 डिवाइड करेगा? तो ये भी जो है ये भी 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका भी रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है, 0 के बराबर तो आ नहीं रहा। तो इसीलिए 5 भी 6 को डिवाइड नहीं करता है। क्या 6 को डिवाइड करता है? 6 को देखते हैं, तो 6 1 बार में 6 आ गया, रिमाइंडर कितना है? 0। तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है 6 को, इसीलिए 6 भी एक फैक्टर है 6 का। तो 6 के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। अब इसके अलावा और भी कोई नंबर 6 को डिवाइड नहीं करता है। तो यही चारों नंबर हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं। वैसे ही अगर हम कोई और नंबर ले लें, जैसे हम ले लेते हैं 12। 12 के कितने फैक्टर हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, ठीक। 12 के इतने सारे फैक्टर आ गए, 6 फैक्टर आ गए, ठीक। तो ये सारे 6 नंबर 12 को डिवाइड करते हैं। कोई कोई भी नंबर इसमें से उठा के डिवाइड करेंगे 12 को, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अभी फैक्टर्स का कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे 3 का एग्जांपल लेते हैं। इसके कितने फैक्टर्स हैं? इसके 1 है और 3 है। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है 3 का। 3 इसके इन दोनों नंबर्स के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता है। वैसे 2 भी, 2 के लिए 1 और 2 ही होता है, ठीक। उस अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 0 है, 0 के लिए कितने फैक्टर्स हैं? तो जो 0 है ये सारे ही नंबर से डिवाइड हो जाता है। ऐसा कोई नंबर है नहीं जो 0 को डिवाइड नहीं कर पाता।
जीरो सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होता है, वो है जीरो। जीरो खुद से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक। तो ये मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों नहीं होता है, अभी 6 स्टैंडर्ड के सिलेबस से बाहर है, ठीक। जीरो जो है एक्सेप्ट जीरो, ठीक, इसके अलावा सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो जैसे बात करते हैं वन किससे डिवाइड होता है, तो वन सिर्फ और सिर्फ वन से डिवाइड होता है, ठीक? इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो वन को डिवाइड कर सकता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वन सारे नंबर को डिवाइड कर सकता है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको वन डिवाइड नहीं कर सकता, सारे नंबर को वन डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि सबका फैक्टर जो है वन तो हमेशा होता है, ठीक है। और तुम ये भी नोटिस कर पा रहे हो जितने भी एग्जाम्पल हमने अभी तक लिया, उसमें जो नंबर है वो खुद को तो डिवाइड करता ही है। टू जो है टू को डिवाइड कर रहा है, थ्री जो है थ्री को डिवाइड कर रहा है, जीरो को छोड़ के सारे नंबर जो है खुद को डिवाइड करते हैं। और वन भी वन को डिवाइड कर पा रहा है तो खुद को डिवाइड वन भी कर रहा है। कोई भी नंबर ले लो, बारह जो है बारह को डिवाइड करता है। तो सारे नंबर एक खुद को डिवाइड करते हैं जीरो को छोड़ के। तो हम लोग ने फैक्टर सीख लिया, अब बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जो प्राइम नंबर्स है इनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स, और एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक। एग्जैक्टली वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, वन भी नहीं हो सकता और दो से ज्यादा भी नहीं हो सकता। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। अभी जो हम लोग फैक्टर वाला एग्जांपल देख रहे थे उसमें हम लोग ने ये पढ़ा कि सारे नंबर जो है उसका एक फैक्टर तो हमेशा होता है, वो है वन, ठीक। तो वन तो हमेशा फैक्टर होता ही है सारे नंबर का। तो सारे नंबर का एक फैक्टर हो गया वन, तो प्राइम नंबर का भी एक फैक्टर वन होगा। और दूसरा कौन सा फैक्टर होगा प्राइम नंबर का, दूसरा जो फैक्टर होगा वो खुद होगा, ठीक। तो सारे नंबर का एक फैक्टर प्राइम वन होता है और दूसरा फैक्टर कौन होता है, खुद होता है, ठीक। अब एक्सेप्ट जीरो, जीरो खुद खुद तो होता नहीं है अपना फैक्टर, तो इसीलिए जीरो भी एक प्राइम नंबर नहीं है। अब ये बात करते हैं कौन कौन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, कौन कौन प्राइम होते हैं, ठीक। तो दो फैक्टर्स में कौन कौन से दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है सेम नंबर और दूसरा होता है वन। तो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्राइम नंबर्स का, ठीक। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेवन है, तो सेवन एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, वन और सेवन। और भी कोई भी नंबर ले लेंगे तो सेवन को डिवाइड नहीं करेगा इन दोनों को छोड़ के। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं 23 का, 23 भी एक प्राइम नंबर है, 1,23, ठीक। तो इसके दो ही फैक्टर हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, तो 67 क्या है, 67 प्राइम है कि नहीं, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके भी सिर्फ दो ही फैक्टर है, वन और 67। थोड़ा और बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा एग्जाम्पल ये है, तो ये बड़ा सा नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। अब एक और स्पेशल एग्जांपल लेते हैं, दो क्या है, प्राइम है कि नहीं, दो भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये भी वन से डिवाइड होता है और दो से डिवाइड, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। लेकिन दो एक इवन नंबर भी है। इवन नंबर क्यों है, क्योंकि दो से डिवाइड होता है। बाकी जो सारे इवन नंबर्स होते हैं वो प्राइम नहीं होते हैं, ठीक, एक्सेप्ट टू, ऑल इवन नंबर्स आर नॉन प्राइम। क्यों, क्यों, क्योंकि बाकी जो नंबर्स हैं वन से तो डिवाइड होंगे ही, खुद से डिवाइड तो होंगे ही, ठीक, और दो से भी डिवाइड होंगे। इसीलिए दो के अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं सारे नॉन प्राइम हैं। तो इसमें देख सकते हो कि दो से ज़्यादा फैक्टर आ गए, ठीक। तो इसीलिए सारे इवन नंबर एक्सेप्ट टू सब नॉन प्राइम होते हैं। लेकिन दो जो है, जो दो से डिविजिबल है और इवन नंबर भी है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। क्यों, क्यों, क्योंकि इसका सिर्फ दो ही फैक्टर है। जीरो क्या है, जीरो प्राइम नंबर है कि नहीं, जीरो भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसके अनगिनत फैक्टर है, गिन ही नहीं सकते, ठीक। हम लोग को सिर्फ दो ही फैक्टर चाहिए होता है, एग्जैक्टली दो, लेकिन जीरो जो है एक नॉन प्राइम है क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बात करते हैं वन की, वन क्या है, प्राइम है कि नहीं है, ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है खुद वन, ठीक। और इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता, इसीलिए एग्जैक्टली दो फैक्टर वन का है नहीं, ये भी एक नॉन प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की, ये मतलब प्राइम के ऑलमोस्ट उल्टा जैसा होता है। इससे मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका मोर देन टू फैक्टर्स है वो एक कंपोजिट नंबर होगा। एक और कंडीशन है, क्या है वो, एक और कंडीशन ये है कि फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब फाइनाइट क्या है यहाँ पे, फाइनाइट मतलब ये है कि जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक, उसको हम लोग फाइनाइट कहते हैं, ठीक, लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स।
तो सारे नंबर के फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन जीरो के फैक्टर लिमिटेड नहीं होते हैं। इनफाइनाइट फैक्टर्स किसके होते हैं? सिर्फ जीरो के ही होते हैं। तो इसीलिए जीरो एक कंपोजिट नंबर नहीं है। तो जीरो एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। अब बात करते हैं वन की। वन कंपोजिट है कि नहीं है? तो वन का हमने देखा कि सिर्फ एक ही फैक्टर है, जो कि है वन। तो ये भी एक नॉट ए कंपोजिट, ठीक, और नॉट ए प्राइम, ठीक, और ये प्राइम भी नहीं है। अब कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे थ्री, क्या है? थ्री प्राइम है कि नहीं? एक कंपोजिट है कि नहीं? तो थ्री भी एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है, क्योंकि इसका भी सिर्फ दो ही फैक्टर है। फोर क्या है? तो फोर किन किन से डिवाइड होता है? वन से होता है, टू से होता है, फोर से होता है, थ्री से नहीं होता है। तो फोर के कितने फैक्टर आ गए? थ्री आ गए। मोर देन टू है, मोर देन टू है ना, तो इसीलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। वैसे ही बात करते हैं फाइव की, तो फाइव एक प्राइम है, क्यों? क्योंकि इसका भी सिर्फ दो ही फैक्टर है। सिक्स क्या है? सिक्स हमने ऑलरेडी फैक्टर निकाल रखा था, वन है, टू है, थ्री है और सिक्स है, इसके चार फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो मोर देन टू है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो अब बात कर लेते हैं आठ की। आठ प्राइम है क्या? ये कंपोजिट है। तो आठ के कितने फैक्टर्स हैं? वन, टू, फोर एंड एट, तो इसके भी चार फैक्टर हैं, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। बात कर लेते हैं एक स्पेशल नंबर की। जैसे 100 एक स्पेशल नंबर होता है हमेशा। ये क्या है? कंपोजिट है कि प्राइम है? तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? वन से डिवाइड होता है, टू से भी होता है, फोर से भी होता है, फाइव से भी होता है, 10 से भी होता है, 20 से भी होता है, 25 से भी होता है, 50 से भी होता है, 100 से भी होता है। और कोई फैक्टर है इसके इसके अलावा? नहीं है। तो सब यही सारे फैक्टर्स हैं 100 के। कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर्स आ गए 100 के। तो 100 तो मोर देन टू तो है ना ये, इसीलिए ये भी एक कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे डेसिमल नंबर के बारे में। ठीक, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक, तो डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनमें हम लोग डेसिमल पॉइंट लेते हैं। ठीक, अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं 47.0, तो ये एक डेसिमल नंबर है कि नहीं? तो ये एक डेसिमल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक डेसिमल पॉइंट दिख रहा है। तो ऐसे ही अब एक और एग्जांपल लेते हैं 1.123 ऐसे ही 42.01, 67.98, तो ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक, निगेटिव वाले भी होते हैं, -1.23, तो ये भी एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसके अंदर भी एक डेसिमल पॉइंट है। अब ये वन जो है, ये एक डेसिमल नंबर है कि? सोचो, ये डेसिमल नंबर है कि? ये भी एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.00, 1.0 लिख सकते हैं, 1.000 लिख सकते हैं। तो डॉट के बाद हम लोग कितना भी जीरो लगा सकते हैं अंत में। ठीक, तो सारे वन के ही बराबर है, क्योंकि इनका जो डेसिमल पार्ट है, इसको हम लोग डेसिमल पार्ट कहते हैं। ठीक, तो ये जो डेसिमल पार्ट है, ये एक जीरो है। ठीक, तो डेसिमल पार्ट अगर जीरो रहता है तो हम लोग सिंपली डेसिमल पार्ट को हटा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डेसिमल पार्ट इसका जीरो है, यहाँ पे भी डेसिमल पार्ट इसका जीरो है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं और डायरेक्ट हम लोग वन लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वन डेसिमल नंबर नहीं, वन भी एक डेसिमल नंबर है, टू भी है, थ्री भी है। ठीक, ऐसे अगर हम बात करें 49, तो ये भी एक डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 49.00। ठीक, तो एक डेसिमल नंबर हो गया, इसमें डेसिमल पॉइंट दिख रहा है। तो डेसिमल नंबर्स वही होते हैं जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है। इसका मतलब ये कि जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रियल नंबर क्या है ये भी हम लोग पाएंगे, जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे डेसिमल नंबर्स होते हैं। अभी तक जितने हम लोग पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, सारे डेसिमल नंबर्स हैं। अब बात करते हैं निगेटिव नंबर्स के बारे में, कि निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो हम लोग ने अभी तक 5th क्लास तक ये पढ़ा है कि सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। हम लोग ने किसी भी नंबर के आगे ऐसे निगेटिव साइन नहीं लगा रखा था उस टाइम। तो -2, -3 ऐसे नहीं लिखते थे, हम डायरेक्ट 1, 2 और 3 लिखते थे। क्या ये दोनों सेम है? ये जो दोनों दिख रहे हैं, -1 और 1, क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है। अगर हम लोग निगेटिव साइन लगा देते हैं तो ये अलग हो जाते हैं, ये दोनों अब सेम नहीं रहते हैं। ठीक, तो निगेटिव नंबर्स क्या है जो हम लोग को लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये सारे नंबर्स, ये निगेटिव नंबर्स हैं। ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो अभी तक हम लोग ने 5th स्टैंडर्ड तक यही पढ़ा है कि जो सबसे छोटा नंबर है वो जीरो होता है, स्मॉलेस्ट नंबर जीरो होता है। ठीक, क्योंकि 5th क्लास तक हम लोग यही सबसे छोटा नंबर मान के चलते थे। पर जो जीरो है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है।
इससे छोटे नंबर्स भी होते हैं, उन्हीं को हम लोग निगेटिव नंबर्स कहते हैं, जो 0 से छोटे होते हैं। ठीक, तो निगेटिव नंबर्स वो नंबर होते हैं जो स्मॉलर देन 0 होते हैं, स्मॉलर देन 0। तो जो 0 से छोटे होते हैं उसको हम लोग निगेटिव नंबर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लेंगे, एग्जाम्पल में लेते हैं -23.45, ये एक निगेटिव नंबर हो गया। वैसे ही -4, -67, -16, सारा निगेटिव नंबर है। ठीक है, ये सारे निगेटिव नंबर्स हैं। क्यों निगेटिव नंबर है? क्योंकि इनके आगे एक निगेटिव सिंबल लगा है। ठीक है, तो निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसके आगे एक निगेटिव का सिंबल लगाते हैं, माइनस का सिंबल। ठीक, तो ये सारे निगेटिव नंबर्स हैं और ये सारे 0 से छोटे होते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स के बारे में। ये हम लोग जानते ही हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 1.1, 1.23, 45.6। ये सारे जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स क्यों? क्योंकि इनके आगे निगेटिव साइन नहीं है, माइनस का साइन नहीं है, और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये सारे 0 से बड़े हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स का मतलब यही होता है, उनका जो सिंपल डिफिनीशन यही है कि ये ग्रेटर देन 0 होते हैं। निगेटिव नंबर्स का डिफिनीशन क्या था कि स्मॉलर देन 0, लेस देन 0, लेकिन ये जो है ग्रेटर देन 0 है। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब बात करते हैं कि 0 क्या है फिर। ठीक, तो 0 है, ये क्या है? ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, क्या है? दोनों में से क्या है? तो ये ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ये दोनों में से कोई नहीं है। ठीक, तो 0 जो है ये बीच में आता है, इसको हम लोग ना पॉजिटिव कहते हैं ना निगेटिव कहते हैं। ठीक, पॉजिटिव नंबर्स वैसे हैं जो 0 से बड़े हैं, निगेटिव नंबर्स वो हैं, ठीक, 0 से बड़े का मतलब ग्रेटर देन 0, ये है लेस देन 0। लेकिन 0 जो है, ठीक, ये पॉजिटिव भी नहीं होता है और निगेटिव भी नहीं होता है, क्योंकि ये 0 के बराबर होता है। अभी हम लोग ने जो पॉजिटिव, निगेटिव, 0, ये सब क्यों पढ़ा था? अभी हम लोग ने पॉजिटिव पढ़ा, निगेटिव पढ़ा, 0 पढ़ा। ठीक, क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें ये समझना है कि इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर भी एक नंबर का टाइप है। ठीक, और ये क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ये 5th स्टैंडर्ड के तक नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन 6th स्टैंडर्ड में इसका इंट्रोडक्शन होता है। तो जो इंटीजर है, ठीक, इंटीजर का मतलब होता है कि जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट वो 0 के बराबर होता है। ये सिंपल डिफिनेशन है। ठीक, तो कोई भी इंटीजर है उनका जो डेसिमल पार्ट है वो 0 के बराबर होता है। डेसिमल पार्ट का मतलब मैंने बताया था, फिर से बताता हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं 23.145, ऐसे अगर लिख दिया मैंने, तो इसमें डेसिमल पार्ट क्या हुआ? ये हुआ डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल पॉइंट के आगे है। ठीक, जैसे इसका डेसिमल पार्ट पार्ट क्या है? 0.145, जो कि 0 से बड़ा है। वैसे ही अगर बात करते हैं 24.01, इसका डेसिमल पार्ट क्या है? 0.01, जो कि 0 से बड़ा है। ऐसे ही 6.45, ठीक, इसका डेसिमल पार्ट क्या है? 0.45, जो भी 0 से बड़ा है। तो ये सारे इंटीजर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो डेसिमल पार्ट है वो 0 से बड़ा है। लेकिन इंटीजर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? डेसिमल पार्ट 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल 1.00, ये एक इंटीजर है। क्यों? क्योंकि इसका जो डेसिमल पार्ट है वो 0 के बराबर है, एक इक्वल टू 0 है। वैसे ही 2 एक इंटीजर हो गया, -2 एक इंटीजर हो गया, -3 एक इंटीजर हो गया। इन सब का जो डेसिमल पार्ट है वो 0 के बराबर है। ठीक, इनमें डेसिमल पार्ट है ही नहीं, सारा 0 के बराबर है। तो ये सारे इंटीजर्स हैं। ठीक, 6 भी एक इंटीजर है, 7 भी है, 100 भी एक इंटीजर है। तो सारे ये सब इंटीजर हैं। अभी तक हमने इंटीजर पढ़ लिया, ठीक, निगेटिव नंबर पढ़ लिया, पॉजिटिव नंबर पढ़ लिया, ठीक, 0 पढ़ लिया। तो इसको और अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए कि आखिर ये कैसे मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, उसके लिए हम लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं। नंबर लाइन होता क्या है? तो नंबर लाइन जो है एक सिंपल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम सारे नंबर्स को प्लॉट करते हैं, ठीक, लिखते हैं। तो इसमें जो बीच में हम जनरली क्या प्लॉट करते हैं? 0 को। जो नहीं कि 0 को ही प्लॉट करें, लेकिन हम लोग हमेशा 0 को ही करते हैं, क्योंकि हमें इससे थोड़ा आसानी होगा। तो अब बात करते हैं कि ये 0 बीच में आ गया, तो इस साइड में क्या आएगा, इस साइड में क्या आएगा, और इस साइड में क्या आएगा। ठीक, तो इस साइड में मतलब कि लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स आते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ठीक, तो निगेटिव नंबर्स मतलब -1 यहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा, -3 यहाँ आएगा, -4 यहाँ आएगा, -5 यहाँ आएगा। तो ये -1 यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 के जस्ट बगल से,
वैसे ही -1 के बगल में -2 आता है, उसके बगल में -3 आता है, वैसे जाते रहता है। कहाँ तक जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ये मैंने बताया था इन्फिनिटी क्या होता है। इन्फिनिटी मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जिसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। एक बहुत ही बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इन्फिनिटी सिंबल यूज़ करते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी सिंबल का यहाँ पे मतलब ये है, बहुत ही छोटा नंबर, बहुत ही छोटा नंबर। अब यहाँ पे ये तुमको जानना बहुत ज़रूरी है कि 0 जो है नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, वैसे ही -1 जो है -2 से बड़ा है, ठीक? तो जो भी नंबर्स लेफ्ट में है, वो अपने राइट वाले नंबर से छोटे होंगे, ठीक? एग्ज़ाम्पल जैसे इधर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं। इसमें जो 6 है ना, ये सबसे बड़ा इधर, वैसे ही 5 जो है ये सबसे बड़ा इधर, ठीक? 5 जो है 4 से, 1 से, 2 से, -4 से, 3 -3 से सबसे बड़ा। ऐसे 0 जो है -1 से, -2 से, -3 से बड़ा है। -3 जो है -5 और -4 से बड़ा है। ये थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि -5 और -4 -3 से कैसे छोटा हो गया, लेकिन माइनस में ऐसा ही होता है। तो ये जो छोटे नंबर्स दिखने में हैं जो छोटे, लेकिन इनके आगे नेगेटिव साइन लगा दोगे, तो जो बड़े नंबर जिनके आगे नेगेटिव साइन है, उससे ये बड़े हो जाते हैं। तो इधर जो लेफ्ट में जो भी नंबर है, वो राइट वाले सारे नंबर से छोटे हैं। जैसे -4 जो है, इधर -3, -2, -1, 0 ये सभी से छोटा है, ठीक है? इधर इधर कहाँ पे जाएगा? ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब तुम्हारा ये सवाल आएगा, आखिर ये सारे जो नंबर्स जो है, ये सब तो इंटीजर्स हैं, इनका डेसिमल पॉइंट जो है, ये 0 के बराबर है, ठीक? सबका डेसिमल पॉइंट 0 के बराबर है। तो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल पॉइंट 0 के बराबर नहीं है, वो नंबर लाइन पे कहाँ दिखते हैं? वो भी समझ लेते हैं। तो जो भी नंबर डेसिमल पॉइंट वाले हैं, वो इन इंटीजर्स के बीच में आते हैं, ठीक? बीच वाला ये जो लाइन्स है ना, ये जो लाइन है, इसी पे आते हैं सारे, ठीक? कैसे आते हैं बताते हैं। तो ये जो 4 वाला 5 वाला जो ये एरिया है, इसको और एक्सपेंड करते हैं बड़े एरिया, ठीक? तो ये समझ लो ये हमारा बड़ा एरिया है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे कौन-कौन से नंबर आएँगे? कि ऐसे स्केल जैसा समझ लो, ठीक? बीच में जो नंबर आते हैं हमारा, वो आएगा 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे कर के 4.9 तक जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। तो क्या सिर्फ यही नंबर्स इसके बीच में आते हैं? नहीं, इसके बीच में और भी नंबर्स आएँगे। जैसे 4.1 और 4.2 के बीच में 4.11 आएगा, ठीक? 4.103 आ जाएगा, ठीक? तो ऐसे ही मतलब ये सारे नंबर्स जो है, ये दोनों नंबर्स के बीच में आ जाएंगे। वैसे ही 4.2 और 4.3 के भी बीच में बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक? 4.203 आ जाएगा, 4.23 आ जाएगा, ठीक? ये सारे नंबर जो है, ये दोनों नंबर के बीच में आ जाएंगे। तो वैसे ही 4 और 5 के भी बीच में कितने नंबर्स हैं? गिन ही नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक? तो ये सारे जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, क्योंकि जैसे अब मान लो तुम 4.1 के आगे कुछ भी लिखते जाओगे ना, सारा ये 4.4 और 5 के बीच में आ जाएगा। तो ये कुछ भी लिखते जाओगे, इनफाइनाइट चीज लिख सकते हो इसके आगे, तो सारे एक अलग नंबर ही हो जाएंगे। जैसे मान लो 4.1 लिख दिया, 4.111 लिख दिया, 4.111 ऐसे लिख दिया। इस सिर्फ 4.1 ही यूज करके ना, सिर्फ 4 और 1 यूज करके तुम इनफाइनाइट नंबर बना सकते हो, और ये सारे 4 और 5 के बीच में आ जाएंगे। और वैसे ही निगेटिव वाले में भी देख सकते हैं, -1 और -2 के बीच में -1.1 आएगा, -1.2 आएगा, -1.3 आएगा। ये सारे नंबर्स इस दोनों के बीच में आएंगे। 0 और 1 के बीच में क्या आएगा? 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.5 आएगा। वैसे ही -1 और 0 के बीच में क्या-क्या आएगा? -0.5 आएगा, -0.1 आएगा, ठीक है? तो अब बात करते हैं किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, ठीक? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है ना, इस साइन को रिमूव कर देते हैं, साइन को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक? साइन हटाने के बाद जो वैल्यू बचता है, उसी को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखें -1.23, ठीक? इसमें साइन कौन सा है? माइनस साइन है ना, माइनस साइन। तो इस साइन को हटाने के बाद जो नंबर बचेगा, जैसे 1.23 बचेगा, तो यही होता है एब्सोल्यूट वैल्यू इसका। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर फाइंड करना होता है, तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं? कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं? ऑपरेटर का मतलब जैसे हम लोग कभी प्लस करना होता है तो प्लस करते हैं यूज, माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है तो माइनस यूज करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग दो खड़ी लाइन यूज करते हैं, ठीक? इसके बीच में नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक? कैसे देखते हैं? तो जैसे अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब ये हुआ कि -1.23 का एब्सोल्यूट वैल्यू। ये अब एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 1.23 के बराबर। इसमें से जो साइन है वो हम लोग रिमूव कर दिए, ठीक? वैसे ही अगर हमें फाइंड करना है -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक? तो ये किसके बराबर हो जाए? साइन को बस रिमूव कर दो, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक? ऐसी अगर बात करना है हमें -4 की, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? -4 में ऐसे दो ऐसे लाइन,
खींच दिए, अब इसको ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, ठीक। ये किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि साइन रिमूव कर दी। जो नॉन निगेटिव नंबर है, ठीक, नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर का मतलब ये है कि जो निगेटिव नहीं, निगेटिव कौन कौन नहीं होते हैं, जीरो नहीं होता है और पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे नॉन निगेटिव कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये दोनों निगेटिव नंबर्स नहीं होते, ये और ये पॉजिटिव नंबर के सारे नंबर्स। तो जो नॉन निगेटिव है उनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉन निगेटिव नंबर, ये सेम आता है, क्या आता है, सेम उसी नंबर के बराबर आता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था 1 का, उसमें जो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 के बराबर ही आ रहा था, तो यहाँ पे भी सेम नंबर आता है, ठीक। 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आएगा, 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आएगा, ठीक। 100 का एब्सोल्यूट वैल्यू 100 आएगा, ठीक। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसका फाइंड करने का मतलब बनता है, निगेटिव नंबर्स का। निगेटिव नंबर का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करोगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। सेम नंबर रहता है, बस उसका साइन हट के पॉजिटिव हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया ही था, -3.3 एक निगेटिव नंबर, इसका अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा 3.3, ठीक। वैसे ही -47 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये 47 बन जाएगा, जो कि पॉजिटिव नंबर के बराबर है, ठीक। तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव या नॉन निगेटिव, ठीक। सारे जो एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर आता है वो क्या आता है, नॉन निगेटिव आता है, ठीक, जीरो या तो पॉजिटिव। तो अभी तक हम लोग ने ये सारा पढ़ लिया कि जो नंबर्स के जो कॉमन टाइप्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स जैसे, होल नंबर्स जैसे, और भी नंबर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। इंटीजर सबसे इंपॉर्टेंट था अभी तक, और डेसिमल नंबर्स भी इंपॉर्टेंट था, निगेटिव नंबर्स क्या होती है, ये सारा चीज हम लोग ने जान लिया। अब बात करते हैं जो नंबर एक्चुअल एक्चुअल जो नंबर कितने प्रकार से डिवाइडेड है उसके बारे में जानते हैं। तो जो नंबर ब्रॉडली जो है दो टाइप्स में डिवाइडेड है, दो टाइप्स में। कौन कौन से ये टाइप्स है, एक टाइप है हमारा रियल नंबर्स और दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो नंबर का टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे सिलेबस में नहीं, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले, लेकिन बस जान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये हम लोग डायरेक्ट 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ते हैं, 10th तक ये सिलेबस में नहीं रहता। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसके भी टाइप्स को और जानेंगे, ठीक। इसके भी टाइप्स होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर दो टाइप्स में नंबर डिवाइडेड है। अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे बता तो दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से अलग नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही रियल नंबर होता है, ठीक। तो रियल नंबर जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्पेसिफिक पार्ट है, ठीक। जहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो जीरो होता है। अब इमेजिनरी पार्ट क्या होता है ये सब भी मैं डिस्कस नहीं करने वाला, बस ये समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही सारे नंबर होते हैं, सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। जो रियल नंबर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के एक स्पेसिफिक टाइप, और इसी को हम लोग 10 तक पढ़ते हैं। 10th के बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ लेंगे, ठीक। अब बात करते हैं रियल नंबर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक। एक होता है रैशनल नंबर्स और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स, ठीक। अब ये दोनों क्या होते हैं, अब इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इरेशनल नंबर्स, इसको मतलब लिख ही लो कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। अब ये बात करते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इससे पहले ये समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन तो हम लोग ने 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ लिया है कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं फ्रैक्शन के। पहला पार्ट है न्यूमरेटर, जो कि हम लोग ऊपर लिखते हैं, और दूसरा पार्ट है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ये एक लाइन, पहले एक लाइन खींचते हैं, उसके ऊपर न्यूमरेटर लिखते हैं, उसके नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं, और ये जाके क्या होता है, एक फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने फ्रैक्शन के बारे में क्यों पढ़ा है, तो यहाँ पे इसकी जरूरत है, ठीक। तो कुछ नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ज्यादातर नंबर जो हम लोग जानते हैं ना उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। जैसे 1 है तो 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, ठीक। 2 है, इसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। 1.5 को कैसे लिख सकते हैं। तो ये जानना है, जो ऐसे जो इंटीजर आ जाते हैं -1, -2, -3, इसको हम लोग डायरेक्ट -1/1, -2/1, -3/1 ऐसे करके तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसमें ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसमें ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसमें भी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। वैसे ही इस वाले में ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। लेकिन कुछ नंबर्स है ना जिसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक। अब जैसे ये डेसिमल नंबर है, इसको हमें फ्रैक्शन में कैसे लिखना है ये समझते हैं। अब जो इंटीजर्स है उसको हमने देखा कि
बाई वन लिख दिए, ऐसे ऊपर में इंटीजर लिख दिए और नीचे में बाई वन लिख दिए, तो ये एक फ्रैक्शन बन गया इजीली। पर जो डेसिमल नंबर है जैसे 0.5 हो गया, ठीक, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? इसका फ्रैक्शन वैल्यू आता है 1/2। कैसे आता है? यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जो है 2 से डिवाइडेड है, ठीक, तो 2 और 1 जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है ना, ठीक, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? 1 है और डिनोमिनेटर क्या है? 2, तो 2 जो है 1 को डिवाइड करेगा, तो क्योंकि ये 2 बड़ा है तो शुरू में हम लोग क्या लिखेंगे? 0 पॉइंट, तो यहाँ पे एक 0 आएगा, फिर 5 बार में 10 चला जाएगा, तो कितना है? 0.5 है। तो वही 0.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/2। वैसे ही 1.5 को लिख सकते हैं हम लोग 3/2, ठीक। वैसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.2 की, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5। 0.1 को कैसे लिख सकते हैं? 1/10, ठीक। अब इसको देख ही लेते हैं, जैसे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 है, तो 0 पॉइंट करें, यहाँ 10 आएगा, 1 बार में कट जाएगा, तो 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.1 के बारे में और 0.1 जैसा, और 0.1 को 1/10 जैसा लिख सकते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये भी जो नंबर है इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख पा रहे हैं, ठीक। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं अब समझते हैं। तो रैशनल नंबर ये होता है कि रैशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का फॉर्म मतलब क्या? फ्रैक्शन का फॉर्म मतलब ये है कि हम लोग इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। a यहाँ पे कोई एक इंटीजर है, ठीक, ये भी एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर है, ठीक। इंटीजर मतलब हम लोगों ने नंबर लाइन पे ऐसे पढ़ा था, यहाँ पे 0 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, ठीक। तो ये नंबर लाइन पे हम लोग ये सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया था, तो यही इंटीजर्स यहाँ पे लिख सकते हैं ए और बी की जगह पे, ठीक। तो और ये फ्रैक्शन हो गया। क्यों हो गया फ्रैक्शन? क्योंकि इसमें ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो कोई भी रैशनल नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म, कोई भी नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने का मतलब ये है, उसको हम लोग एक न्यूमरेटर दे देंगे और एक डिनोमिनेटर दे देंगे, और न्यूमरेटर भी एक इंटीजर होगा और डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक। और जो इसके बीच वाले जो नंबर्स हैं ना, 1 और 2 के बीच वाले, या वो 0 और 1 के बीच वाले, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा था 0.1, ये सब इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक। इसके बीच में भी हम लोगों ने पढ़ा था -1.1, ये भी एक इंटीजर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डेसिमल पार्ट 0 नहीं है। इंटीजर का मतलब क्या? डेसिमल पार्ट 0, इसका डेसिमल पार्ट 0 नहीं है। तो ऐसे ही रैशनल नंबर ये होता है जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के बाद जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है क्या होगा? इंटीजर होगा, ठीक। तो जो एक्चुअल डेफिनेशन है रैशनल नंबर का, उसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में, ठीक। ये 9 नहीं है, a है, ठीक। a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a इज इंटीजर, b इज इंटीजर। अभी तक तो उन्होंने पहले कंडीशन के बारे में पढ़ा था, अब दूसरे कंडीशन के बारे में देखते हैं कि दूसरा कंडीशन में क्या होता है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो b है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 एक इंटीजर है और b इंटीजर वैल्यू ले सकता है, लेकिन 0 नहीं ले सकता, ठीक। सारा वैल्यू ले सकता है, a हो सकता है 0, a जो है ये 0 हो सकता है, ठीक, लेकिन b जो है 0 नहीं हो सकता, ठीक। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर नीचे में 0 डाल देंगे ना तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक। अब क्यों इन्फिनाइट हो जाएगा ये सब भी हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे, अभी इसके सिलेबस में नहीं है। तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, जो कि इंटीजर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कोई नंबर ही नहीं होता, इसीलिए b जो है 0 के बराबर नहीं होगा। और पहला कंडीशन ये है कि हम लोग उसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को a बाई बी के फॉर्म में, और जहाँ पे a जो है इंटीजर है और b भी इंटीजर है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर के टाइप्स के बारे में, कि रैशनल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक। तो रैशनल नंबर भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम यहाँ डेसिमल की बात क्यों कर रहे हैं, पहले ये समझते हैं कि डेसिमल में हम लोग देखे हैं कि 2 पार्ट्स होता है डेसिमल का। एक होता है डेसिमल पॉइंट के पहले वाला पार्ट, लेफ्ट साइड वाला, एक होता है राइट साइड वाला। मान लो अभी जैसे 1.123 एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो डेसिमल पार्ट है, ठीक, उसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, गिन सकते हैं 3 डिजिट्स हैं। तो इसीलिए एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसमें जो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं ये हम गिन सकते हैं। कितने नंबर्स मतलब नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो नंबर्स नहीं, नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक। डिजिट्स कितने हैं? 10 है ना, 0 से लेकर 9 तक। तो जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जैसे ये 0 है क्या? 1 है,
2 है, 3 है, ये सारे जीरो नहीं है। तो जो नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक, डेसिमल पॉइंट के बाद, उसको हम लोग अगर काउंट कर पा रहे हैं, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में यही जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ना, ये फाइनाइट नंबर में होते हैं। फाइनाइट नंबर का मतलब कि हम लोग इसको गिन सकते हैं, ठीक। एक गिनती के बराबर होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इसके बाद हम लोग कितना भी जीरो तो डाल ही सकते हैं, ऐसा नहीं। जीरो डाल सकते हैं पर इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो लास्ट में जीरो पड़ता है ना, ये सब डेसिमल पॉइंट के बाद इनका कोई वैल्यू नहीं रहता। लेकिन इसके बाद ऐसे जीरो डालने के बाद कोई अगर एक और नॉन जीरो नंबर आ गया, नॉन जीरो डिजिट, तो फिर ये जीरो का मतलब बन जाता है। लेकिन इसके बाद अगर कोई जीरो डालते जा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल यही मतलब हुआ कि कोई भी डेसिमल टर्मिनेटिंग तब हो जाता है जब डेसिमल पॉइंट के बाद जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जैसे 1 2 3 और 1, ठीक। तो ये इसको हम लोग गिन सकते हैं। यहाँ पे गिनने के बाद कितना आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक। 1 2 3 और 1। तो इसीलिए अगर हम गिन पा रहे हैं तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या हुआ कि जो नॉन जीरो डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद में, उसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक। अब कुछ इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे जीरो है, ये जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ऑफकोर्स है। क्यों? क्योंकि इसके डेसिमल पॉइंट के बाद केवल जीरो ही आ रहा है, ठीक। नॉन जीरो डिजिट्स तो आ ही नहीं रहा है। तो नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स यहाँ पे जीरो है, इसीलिए ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्योंकि जीरो को हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। वैसे ही वन क्या है, वन के बाद भी नंबर ऑफ नॉन जीरो जो डिजिट्स हैं, इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट दिख रहे हैं, सारे जीरो ही दिख रहे हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो भी जीरो है, तो ये भी जीरो काउंटेबल है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। वैसे ही 1.23 ले लिया, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दो हैं, दो और तीन। तो ये भी दो को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक। ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वैसे ही बात करते हैं 1.102301, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके बाद जो नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि हम लोग काउंट कर पा रहे हैं कितने हैं, 4 है। 4 काउंट करने के बाद कितना है, 4 है। हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, इसीलिए भी ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मैं ये होप करके चल रहा हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, आखिर ये क्या होता है, ठीक। अभी तक हम लोग ने जो भी देखा उसमें ज़्यादातर हम लोग नंबर जानते भी हैं, वो सारे टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे 1.25 वगैरह, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स हैं लिमिटेड। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, ठीक, डिफिनेशन लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ, इसका सिंपल डेफिनेशन यही होता है कि जो नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, वो इन्फाइनाइट है, उसको गिन ही नहीं सकते। टर्मिनेटिंग डेसिमल में इसका अपोजिट था, वो फाइनाइट था, लेकिन यहाँ पे इन्फाइनाइट हो जा रहा है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 1/3 का, ठीक। तो 1/3 को पहले हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं डिवीजन से। तो 3 यहाँ लिख दिए, 1 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ 1 छोटा है 3 से, तो 0 पॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे फिर 0 आएगा। 3 बार में 9 आया, ठीक। फिर यहाँ पे 1 आया, फिर ये 0 आ गया पॉइंट की वजह से। फिर 3 बार में 9 आया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर 0 आया, फिर 3 बार में 9 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 3 बार में 9 आया। तो ये देखो कि मतलब ये चलते जाए, कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि सेम ही चीज आते जा रहा है। खत्म होगा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जो 1/3 है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये कभी खत्म ही नहीं होता। ये 0.3333 जाते रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 2/3 का, उस केस में क्या आ रहा था 0.666, ये भी खत्म नहीं हो रहा था, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। वैसे बहुत सारे डेसिमल हैं, मैंने सिंपल सिंपल एग्जांपल लिए, लेकिन बहुत सारे डेसिमल हैं जो कि कभी खत्म ही नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि 1/3 को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है ऊपर में, नीचे में क्या है 3 है, ठीक। तो क्योंकि 1/3 को हम लोग एक फ्रैक्शन में लिख पा रहे हैं और 3 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए एक रैशनल नंबर भी है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, ठीक। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अभी हमने जो देखा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मतलब अभी हमने जैसे देखा कि 0.3333 ऐसे करके ही जाते रह, ठीक। तो ऐसे हम लोग को पूरा लिखते नहीं जाएंगे 333 को, तो ऐसे भी मतलब करके नहीं लिख सकते, ये अच्छा आइडिया नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक रूल है जो हम लोग को फॉलो करना होता है। तो क्या रूल है वो समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो 0.333 जो हम लोग लिखा है, ठीक। तो ये एक सिंगल नंबर है, केवल 3 ही रिपीट हो रहा है, इसके अलावा कोई रिपीट हो रहा है, यही 3 जाते जा रहे हैं, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0.3 लिखते हैं,
फिर जो नंबर रिपीट होते जा रहे हैं उसको उसके ऊपर हम लोग डॉट लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर रिपीट होते जा रहे हैं और वो सिंगल नंबर है, एक ही नंबर है, ठीक, एक ही डिजिट है, तो उस डिजिट के ऊपर हम लोग डॉट लगा देते हैं। वैसे ही तुम्हारा 0.666 ऐसे जो रिपीट हो रहा हो उसको कैसे लिखेंगे, 0.6 और ऊपर में डॉट। तो जिसका 6 के ऊपर में डॉट होने का मतलब ये है कि 6 जो है रिपीट होते जा रहा है, ऐसे 666 होते जा रहा है, ठीक। डॉट का मतलब यही है, सिंपल सा, ये पूरा रिपीट होते जा रहा है। कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं कि इसमें अलग अलग डिजिट्स आते रहते हैं डेसिमल के बाद, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक ही नंबर, एक ही डिजिट जो है सिर्फ रिपीट करते रहता है। जैसे एग्जांपल में अगर 10.6, 7, 2, 1 फिर 3, 3, 3, 3 ऐसे रिपीट होने लगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे, 10.6, 7, 2, 1 लिखेंगे, फिर सिर्फ 3 एक ही बार लिखेंगे और उसके ऊपर डॉट लगा देंगे, ठीक है। वैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 274.12 फिर 3, 3, 3 ऐसे आने लगा, तो इसको भी कैसे लिखेंगे, 274.123 ऐसे लगा। तो अभी हमने ये देखा कि मतलब हमारे जो डेसिमल थे उसमें सिर्फ एक नंबर रिपीट होते जा रहा था, ठीक, एक डिजिट, एक नंबर नहीं, एक डिजिट रिपीट होते जा रहा था। तो उस केस में हम लोग 0.3 ऐसे 10.3 लिख के ऊपर में ऐसे डॉट कर देते थे, ठीक। लेकिन तब क्या होगा, जब हमारे पास मोर देन वन डिजिट रिपीट करेंगे, ठीक, एक पैटर्न बनेगा। तो ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10.175, 175, 175, इस केस में क्या होगा, इस केस में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 175 वाला जो चीज़ है ये रिपीट होते जा रहा है। तो इस केस में जो हमारा तरीका है वो ऐसे होता है, 10.175 लिखेंगे और जो चीज़ रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसे एक बार लगा देंगे, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 175 बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं ऐसा एक केस के बारे में। तो जैसे मान लो ये हमारा एक नंबर है, ठीक, ये हमारा एक फ्रैक्शन है, 707/333। अभी हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि जो 333 और 707 को डिवाइड कर रहे हैं। डेसिमल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग डिवीजन के थ्रू डेसिमल वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 333 यहाँ लिख दिए, 707 यहाँ लिख दिए। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितने बार में जाएगा, 2 बार में गया, 2 बार में 6 आया, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 4 आया। तो अब क्योंकि 41 जो है 333 से छोटा है, तो यहाँ पे एक डॉट देना पड़ेगा, डेसिमल देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं ये 1 में जा रहा है, एक बार में 333 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 77 आएगा। तो फिर अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो 77 आया, तो यहाँ पे फिर से एक 0 आएगा क्योंकि डेसिमल हमने ऑलरेडी दे रखा है। अब ये कितनी बार में जाएगा, ये फिर से 2 बार में जाएगा, 6 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे इस ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ठीक, 1040 आ गया। फिर ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 बार में कितना आएगा 999 आएगा, ठीक। अब ये 41 है, ठीक, फिर से यहाँ पे 0 आएगा। अभी देख पा रहे हैं कि फिर ये चीज़ सेम फिर यहाँ पे आ गया, ठीक, तो फिर से ये 1 बार में गया, फिर से फिर से ये आएगा, फिर से ये आएगा, तो ये फिर से बार बार रिपीट होते रहेगा, 1 2 3 1 2 3। तो मतलब इसका वैल्यू जो डेसिमल वैल्यू आएगा वो ये आएगा 2.123 123 123, ये रिपीट होते जाएगा, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, ये आंसर कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 2.123 लिखेंगे और क्योंकि 1 2 3 ही रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर एक बार डाल देंगे। दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं, 10555256/99900। इसको भी अगर डिवाइड करेंगे तो ऐसा आंसर आता है 10.56, कैलकुलेटर में कर लेना, 3 1 2 3 1 2 ऐसे आते जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, ये देखो कि 3 1 2 3 1 2 ये बार बार आते जा रहा है, ठीक। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10.56 और 3 1 2 जो रिपीट हो रहा है उस पर ऊपर बस एक बार डाल देंगे, ठीक। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, 3 1 2 दिखते तो नहीं जाएंगे हमेशा, तो रिप्रेजेंट करने के ऊपर में एक बार डाल देते हैं। बार का मतलब क्या होता है कि बार के नीचे में जो नंबर आ रहा है वो बार बार रिपीट होगा। तो हम लोग ने रेशनल नंबर्स के बारे में देख लिया कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स पे। अब ऐसे हम लोग ने बहुत बेसिक ही देखा है क्योंकि इस चीज़ के सिलेबस में बहुत ज़्यादा है नहीं इरेशनल और रेशनल, बस जान लो कि इरेशनल और इरेशनल होता क्या है, ऐसे एग्जाम में भी ये सब पूछे नहीं जाने वाले। तो इरेशनल नंबर क्या होता है ये देख लेते हैं। इरेशनल नंबर जो है वो रेशनल के जस्ट अपोजिट होता है, उसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं उसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो फ्रैक्शन इरेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल देखते हैं, इरेशनल नंबर आखिर होते क्या है, ठीक?
तो इरेशनल नंबर शायद तुम पहली बार इनके एग्जाम्पल भी देख रहे होगे। तो इरेशनल नंबर का एक सिंपल एग्जाम्पल पाई होता है। पाई का वैल्यू हम लोग जनरली जानते हैं 3.14 होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ना ही 22/7, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके जो डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद बहुत सारे डिजिट्स आते हैं और एक नॉन रिपीटिंग फैशन में आते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे 3.142917031 इसमें तुमको कोई पैटर्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कोई चीज़ रिपीट नहीं होते जा रहा है। अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मैंने इस एग्जाम्पल के तौर पे से कुछ बढ़ा दिया है इसको, डेसिमल पार्ट को। तो इसमें कोई पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है इसके डेसिमल पार्ट में। तो इसीलिए ये जो पाई है ये भी एक इरेशनल नंबर है। वैसे ही एक और सिंबल यूज करते हैं हम लोग ई करके, ठीक। इसको हम लोग यूलर्स कांस्टेंट कहते हैं, ठीक, यूलर्स कांस्टेंट। ये भी जो है ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसका वैल्यू 2.73, उसके बाद कुछ कुछ और भी आते रहता है, जो कि एक पैटर्न नहीं बनता है, रिपीट नहीं होता है ये, ठीक। ये बस ऐसे ही कुछ भी आते जाते हैं, कोई भी डिजिट्स आ जाएंगे, कब आ जाएंगे नहीं मालूम, तो वो रिपीट नहीं होता है। वैसे ही और एग्जाम्पल ले लेंगे तो सिंपली अगर तुम किसी वैल्यू का रूट लोगे जो स्क्वायर रूट नहीं है, तो वो सिंपली एक इरेशनल नंबर हो जाता है। जैसे √2, ये किसी चीज़ का, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो √2 भी एक इरेशनल नंबर है। वैसे ही √3, √5, √4 एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये इसका वैल्यू 2 होता है। लेकिन इस सब का जो वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल है, ये नहीं कर सकते। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल पार्ट होता है ना, जो डेसिमल पार्ट, वो मतलब रिपीट होता ही नहीं है, कोई पैटर्न बनाता ही नहीं। जैसे हम लोग इरेशनल रैशनल नंबर के बाद, जैसे कि हम लोग जो रैशनल नंबर है उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि जैसे 3.141414, ये एक रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है, ठीक। लेकिन इरेशनल नंबर केस में ऐसा नहीं होता। इरेशनल नंबर के केस में ऐसा 143216701 ऐसा कुछ भी आ रहा है जिसमें कुछ रिपीट तो हो नहीं रहा है। इस केस में ये जो 1414 बार बार रिपीट हो रहा है, इरेशनल नंबर वैसे ही नंबर को कहते हैं जिसमें ये जो डेसिमल पार्ट जो है उसका एक पर्टिकुलर तरीके से रिपीट नहीं होता, एक कोई पैटर्न नहीं दिखता इसमें, तो यही इरेशनल नंबर होता है। और दूसरी बात ये है, पैटर्न तो नहीं दिखता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पैटर्न नहीं दिखता है, ये कभी खत्म ही नहीं होता, ये जाते रहता है जाते रहता है, और इसका इसमें कभी पैटर्न नहीं दिखेगा, ठीक। जैसे 1414 ये जाते रह रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग 3.14 करके ऊपर में से बार करके लिख दे रहे हैं, ठीक। लेकिन इस केस में ये पैटर्न नहीं बनता है, ये बस ऐसे कुछ भी नंबर्स, यहाँ पे कुछ भी डिजिट्स कभी भी अपियर हो जाते हैं, और हम लोग ये गेस नहीं कर सकते कि कौन डिजिट कब अपियर होने वाला है, तो कोई एक पैटर्न नहीं बनता है। इन्हीं ऐसे ही नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर का जो सिंपल, जो बेसिक डिफिनेशन ये है कि हम लोग उसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जो उसका जो डेसिमल पार्ट है, ठीक, वो कभी खत्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और नॉन रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है, ठीक। नॉन रिकरिंग का मतलब यही है जो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये एक पैटर्न फॉलो नहीं करता, रिपीट नहीं होता ये, ठीक। रैंडमली कुछ भी, कोई भी डिजिट कभी भी आ जाता है, उसी को हम लोग नॉन रिकरिंग कहते हैं, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि नेवर एंडिंग, कभी खत्म ही नहीं होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और ऐसे ही नंबर को हम लोग इरेशनल